दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के पास में आर.के. मटन जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के सिनोनिमस के रूप में जाने जाते हैं, उनका एक सैद्धांतिक आयाम है अर्थात थ्योरेटिकल पैराडाइम है थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। इसका एक दूसरा एपिसोड है, दूसरी वीडियो रेफरेंस ग्रुप पर हमने ये बनाई है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। आर.के. मटन मूल रूप से हमने अभी चर्चा की कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के सिनोनिमस के रूप में जाना जाता है, जिसकी विचारधारा जो है, जो सैद्धांतिक आयाम है, वह मूल रूप से पार्सोनियन सोशियोलॉजी का एक आइडियोलॉजिकल प्रतिबिंब कहा जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप की चर्चा जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में अमेरिकन जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां थी, आर्थिक परिस्थितियां पूरे ग्लोबल सोसाइटी की थी, और वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट मानवीय सभ्यता पर पड़ रहा था, उसके अध्ययन के लिए और उसके साथ ही उसकी आर्मी की परिस्थितियों को दर्शाने के लिए एक पुस्तक लिखी गई जिसे द अमेरिकन सोल्जर के नाम से जाना जाता है। उस पुस्तक में ही अमेरिकन सोल्जर की परिस्थितियों का भी विश्लेषण किया गया है। आर.के. मटन के पूर्व मूल रूप से आप देखेंगे तो 1942 में हर्बर्ट हाइमन ने रेफरेंस ग्रुप के पर्सपेक्टिव को, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके थ्योरेटिकल पैराडाइम को साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड होकर के विश्लेषित करने का प्रयास किया है, और उस प्रयास में हाइमन को भारी सफलता भी मिली है। 1838 से लेकर के 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक, और समाज में या दुनिया में किसी भी प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का कार्य समाजशास्त्र के अंतर्गत हो रहा है। चाहे उपनिवेशवाद हो, साम्राज्यवाद हो, शीतकालीन परिस्थितियां हों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, ईस्टर्न क्वेश्चन हो, या पूरी दुनिया में जो भी सामाजिक घटनाएं हो रही हैं, अर्थात चाहे वह धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हो या मूल रूप से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक आयाम में, या आर्थिकी के परिक्षेत्र में, अर्थात समाज के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं, उन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए अनेक चिंतन की धारा का विकास हुआ, जिस चिंतन के विकास की धारा के तहत स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के सिनोनिमस के रूप में आर.के. मटन को स्थापित किया गया या स्थापित हैं। आर.के. मटन 1910 से लेकर और 2003 तक मूल रूप से
समाज में समरसता, प्रकारवादिता की धारा कैसे मजबूत की जाए, उसका अध्ययन करने का प्रयास किया, जिसके तहत नेशनलिज्म, जिसके तहत कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म के साथ टोटलिटेरियनिज्म या अन्य जितने भी वाद हैं, मार्क्सवाद हो या प्रकारवाद हो, व्यवस्थावाद हो, उद्विकासवाद हो, प्रगतिवाद हो, इन सभी विचारधाराओं और थ्योरेटिकल पैराडाइम को अपनी सैद्धांतिक आयाम में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इन सभी का प्रभाव थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप में देखने को मिला। हाइमन के 1942 में जो थ्योरेटिकल पैराडाइम जो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन के तहत विकसित हुआ रेफरेंस ग्रुप के आयाम में, जिसकी चर्चा हमने अभी की है, उसी के साथ महान चिंतक लेविस कोजर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिकल थ्योरी में भी आर.के. मर्टन के इस थ्योरेटिकल पैराडाइम को अपने आधार पर विश्लेषित करने का प्रयास किया है। यह विश्लेषण और बहुत सारे चिंतकों ने इस पर चर्चा की है। कैंपबेल जैसे चिंतक ने भी इस पर अपनी व्याख्या की है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। मर्टन का जो थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप है, उसको हम एक सेंटेंस में समझ सकते हैं। वह सेंटेंस है कि जब कोई व्यक्ति अर्थात इंडिविजुअल अर्थात सोशल यूनिट जब किसी दूसरे सोशल यूनिट के साथ अर्थात दूसरे व्यक्ति की विचारधारा, उसके मूल्यों, उसके प्रतिमानों, विश्वासों, रिवाजों से प्रभावित होकर दूसरे समूह की तरह अपने आप को ढालने का जो प्रयास होता है, वही रेफरेंस ग्रुप है। रेफरेंस ग्रुप मूल रूप से आप देखें तो सोशल ग्रुप नहीं है। सोशल ग्रुप में तीन बातें होती हैं। एक, मोर देन टू सोशल यूनिट्स अर्थात मोर देन टू सोशल यूनिट एलिमेंट्स और यूनिट्स। नंबर सेकेंड इज मैनिफेस्टेड ऑब्जेक्टिव, और तीसरा जो है तत्व सोशल ग्रुप का, वह है उसका स्टेबिलिटी, परमानेंसी। वह कितना अस्थाई है, कितना वह रेगुलर है। ये तीन बातें या तीन कंपोनेंट जो हैं, वह सोशल ग्रुप के कॉन्सेप्ट को तैयार करता है समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से। रेफरेंस ग्रुप में जो सोशल ग्रुप का मोर देन टू सोशल एलिमेंट है, वह अलग है, उससे अलग है। अर्थात मोर देन टू सोशल यूनिट यहाँ पर जरूरी नहीं है। रेफरेंस ग्रुप एक सोशल यूनिट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इसकी चर्चा द अमेरिकन सोल्जर में रॉबर्ट के मर्टन ने स्पष्ट रूप से किया है।
और इसको स्पष्ट करते हुए उसकी एक पुस्तक है, जिस पुस्तक को हम सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, उसमें स्पष्ट किया कि रेफरेंस ग्रुप के थ्योरेटिकल पैराडाइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए या उसके स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, उसके ढांचे को बनाने के लिए 8 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जो है वह सूचनाओं पर उनके साथ अधिक स्थायी संपर्क रखने वाले का प्रभाव अधिक होता है। अतएव व्यक्ति अपना संपर्क रखने वालों का प्रभाव अधिक था, अतएव व्यक्ति अपना मूल्यांकन अन्य व्यक्तियों के साथ अपने समूहों की तुलना करता है। ये पहला कंपोनेंट है। दूसरे कंपोनेंट में कहता है कि रेफरेंस ग्रुप का ढांचा कैसे तैयार होता है। तो व्यक्ति अपना मूल्यांकन अपने संवर्गीय सदस्यों की स्थिति से करता है। जैसे एक ही क्लास के 2 छात्र हैं या अनेक छात्र हैं। एक छात्र जब किसी इंटेलिजेंट, अपने ही क्लास के इंटेलिजेंट लड़के के साथ अपने आप को बनाने का प्रयास करता है, उसके मूल्यों को, उसके नियामकों को, रिवाजों को, बोलने के तरीके को, पढ़ने का जो स्टाइल है या बोलने का जो स्टाइल है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करता है, तो वह भी दूसरा रेफरेंस ग्रुप के ढांचे को तैयार करने का मानक आर के मर्थन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में किया है। तीसरी मान्यता है कि व्यक्ति अपने अतिरिक्त अन्य समूहों के अपेक्षाकृत अपने से ऊंची व नीची स्थिति वाले सदस्यों से अपेक्षाकृत अपनी तुलना करता है या तुलना करने की चाहत रखता है, और अतएव व्यक्तियों का व्यवहार अपने अंतः समूह के अस्तित्व बाह्य समूह द्वारा की काफ़ी प्रभावित होता है। ये इसकी तीसरी मान्यता है। अर्थात यहाँ कहना है व्यक्ति अपने अतिरिक्त अन्य समूहों के अपेक्षाकृत अपने से ऊंची और नीची पद स्थिति वाले सदस्यों के साथ अपनी तुलना करता है। इसके आधार पर मैं आप लोगों के बीच में इसी सैद्धांतिक आयाम के तहत प्रोफेसर मैसूर नरसिम्हाचारी की व्याख्या करना चाहता हूँ कि उनका एक सैद्धांतिक आयाम है जो सोशल चेंज इन इंडिया नामक उनकी पुस्तक है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से द थ्योरी ऑफ ब्राह्मणाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की बात की है। वह भी इसी से प्रभावित होकर के वह सैद्धांतिक आयाम भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखा गया है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। कि जब कोई नीची जाति वाले या पिछड़े जाति वाले या अति पिछड़े वाले या दलित समूह का व्यक्ति किसी उच्च श्रेणी की जाति के साथ अपनी तुलना करना चाहता है, उच्च जाति के पहनावे को, उसके वैचारिक चिंतन को, उसके रीति रिवाज को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहता है और सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करना चाहता है,
तो वह प्रक्रिया भी रेफरेंस ग्रुप की थ्योरी के पैराडाइम के तहत ही आएगा। इसके साथ चौथी मान्यता आर के मर्टन की है कि रेफरेंस ग्रुप के ढांचे के स्वरूप को निर्मित करने के बाद मर्टन ने 8 प्रकार की समस्याओं को खोजा, जिनमें सर्वप्रथम किन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने समूहों के अन्य सदस्यों के संदर्भ का ढांचा मानकर मूल्यों का निर्धारण करता है। बाहरी और गैर सदस्यों का समूह को कब कैसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति अपने संदर्भ के ढांचे के स्वरूप में अपनाता है। मनुष्य एक ही समय में अनेक संदर्भ समूह का सदस्य हो सकता है, केवल संदर्भ समूह के आदर्शों प्रतिमानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का यह कार्य करता है। इसके साथ पांचवी मान्यता है कि प्रायः व्यक्ति अपने व्यवहार व मूल्यांकन के लिए अपनी सदस्यता वाले समूहों की अपेक्षा बिना सदस्य वाले समूहों को अधिक ध्यान में रखता है, अर्थात उससे अधिक प्रभावित होता है। छठी मान्यता है कि व्यक्ति के समूह सबसे बड़े समय व्यक्ति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या होती है कि वह अपने मूल्यांकन को गैर सदस्यता समूह में संदर्भ ढांचे में किसी सीमा तक स्वीकार करेगा, यह एक समस्या है। सातवीं मान्यता है कि इस सिद्धांत के तहत सदस्यता तथा गैर सदस्यता दोनों ही प्रकार के सदस्यों के प्रति व्यक्ति के झुकाव होते हैं। और अंतिम जो मान्यता है, मर्टन ने अपने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में कहा कि रेफरेंस ग्रुप का उद्देश्य मूल्यांकन व आत्मविश्लेषण की उन प्रक्रियाओं के कारण व परिणामों को व्यवस्थित करना है, जिसके तहत व्यक्ति तुलनात्मक संदर्भ समूह ढांचे के रूप में अन्य व्यक्तियों व समूहों के मूल्यों का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो इन सैद्धांतिक आयामों के आधार पर मैं पुनः आप लोगों से तीसरे एपिसोड में फिर रेफरेंस ग्रुप के अन्य आयामों को विश्लेषित करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आशा है आप सिविल सर्विसेज फोरम को सब्सक्राइब किए होंगे, कर रहे होंगे, उसे शेयर करते होंगे और लाइक करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सबा खैर। थैंक यू वेरी मच।